अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा फिज़िक्स का यूनिट नंबर 4 का सेकंड और आखिरी लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स के अंदर यूज़ होने वाले फार्मूलाज और उसके बारे में बताया था और प्रॉब्लम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करवाए थे 1 से लेके 4 तक। आज हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे 5, 6, 7, 8 और 9। उम्मीद है इसमें आपको 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये वीडियो जो बनाता हूँ मैं इजी फिज़िक्स या इजी मैथ के नाम से बनाता हूँ। तो इंशाल्लाह फिज़िक्स में भी वो मेथड बताऊँगा जो सबके लिए, हर बच्चे के लिए आसानी से उसको समझ भी आ जाए, उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, उसके पूरे मार्क्स भी हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यानी एंगल दिया हुआ है थीटा 30 डिग्री जो कि हॉरिजॉन्टल यानी एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है, और जो एफ एक्स यानी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू होती है वो भी बताई हुई है साथ। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू दी हुई है 20 न्यूटन। टू फाइंड क्या करना है, हमने फोर्स फाइंड करनी है, यानी एंगल जो है वो 30 डिग्री का गिवन है और एफ एक्स यानी एक्स कंपोनेंट या परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में बताया था दो कंपोनेंट होते हैं, एक एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट। तो एक्स कंपोनेंट को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए हमें वैल्यू दी हुई है एफ एक्स इज इक्वल टू 20 न्यूटन और फाइंड करनी है हमने रिजल्टेंट फोर्स। तो बहुत आसान है, यूजिंग फार्मूला एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, क्योंकि जो गिवन डाटा है दैट इज सूटेबल फॉर दिस फार्मूला, यानी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का फार्मूला है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, उसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। एफ एक्स की वैल्यू गिवन है 20 न्यूटन, सो एफ एक्स इज इक्वल टू 20 आ जाएगा, और एफ की वैल्यू क्योंकि हमने फाइंड करनी है, और कॉस थीटा की जगह हम 30 डिग्री की वैल्यू पुट कर देंगे। लिहाजा f इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई कॉस 30 डिग्री से मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो f इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई कॉस 30, और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू जब आप कैलकुलेटर से निकालेंगे तो आंसर आएगा √3/2, या उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 0.866। अब 20 डिवाइडेड बाई 0.866 करें तो रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी हमारी 23.1 न्यूटन। Hence, the resultant force would be 23.1 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन डाटा में हमें बताया है कि रेडियस है 16 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को थोड़ा रीड कर देता हूँ। द स्टीयरिंग ऑफ अ कार हैज़ अ रेडियस ऑफ 16 सेंटीमीटर, के गाड़ी जो आप चला रहे हैं उसका जो स्टीयरिंग है, उस स्टीयरिंग का जो रेडियस गिवन है वो 16 सेंटीमीटर है। लेकिन आपको पता है कि क्योंकि जो रेडियस है वो लेंथ है और लेंथ का जो ऐसा यूनिट है वो मीटर में होना चाहिए, लिहाजा इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। 16 डिवाइडेड बाई 100 और मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में रेडियस इज गिवन है 16 सेंटीमीटर, सो इसको पहले कन्वर्ट कर लेंगे इनटू मीटर। 16 डिवाइडेड बाई 100 किया तो आ गया 0.16 मीटर। फिर बताया गया है कि कपल ऑफ फोर्स, यानी फाइंड करना है टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय अ कपल ऑफ फोर्स। अब कपल ऑफ फोर्स जो गिवन है वो है 15 न्यूटन। अभी मैंने जब आपको अपना इनॉग्रल लेक्चर था इसका, लेक्चर नंबर 1, उसमें बताया था कि जब कभी भी हमने कपल ऑफ फोर्स फाइंड करना होगा तो उसका तरीकाकार बताया था कि जो हम टॉर्क निकालेंगे उस टॉर्क का ट्वाइस ले सकते हैं, या दूसरा तरीका बताया था कि फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डायमीटर। तो इसको हम दोनों मेथड से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने फार्मूला लिखा है टू फाइंड टॉर्क में, यूजिंग फार्मूला टॉर्क इज इक्वल टू एफ टाइम्स डायमीटर, क्योंकि जो टॉर्क की वैल्यू हम फाइंड करते हैं उसका फार्मूला है एफ टाइम्स एल, यानी जो मोमेंट आर्म है उसको हम फोर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारी टॉर्क की वैल्यू आ जाती है। फिर हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो मोमेंट आर्म है वही इक्वल टू द रेडियस होता है। तो जब हम टॉर्क की वैल्यू को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ मल्टीप्लाइड बाई 2 टाइम्स आर, तो 2 टाइम्स आर जो होता है वो डायमीटर होता है। ऐसा हम इसको डायरेक्ट फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डायमीटर विद द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डायमीटर से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने वही फार्मूला लगाया कि डायरेक्ट इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो फोर्स द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द कपल इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डायमीटर, या द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डायमीटर। अब फोर्स हमें गिवन है 15 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय डायमीटर इज इक्वल टू द 2 टाइम्स रेडियस, यानी रेडियस गिवन है उसका ट्वाइस ले लेंगे। तो 15 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स रेडियस की वैल्यू हमने निकाली हुई है
0.16 मीटर। अब इन तीनों का प्रोडक्ट लेना है, यानी 50 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.16, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 16 न्यूटन मीटर। यानी 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 100, तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 0.16 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 16 न्यूटन मीटर। हैंस द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द कपल ऑफ 50 न्यूटन इज इक्वल टू 16 न्यूटन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में अ पिक्चर फ्रेम इज हैंगिंग बाय 2 वर्टिकल स्ट्रिंग्स, यानी ये मैंने पहले डायग्राम बनाई ताकि आपको समझ आ जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि ये एक पिक्चर फ्रेम है जिसको स्ट्रिंग्स के जरिए बांधा हुआ है किसी एक रॉड के साथ। अब जो 2 स्ट्रिंग्स हैं उसमें जो टेंशन प्रोड्यूस हो रही है वो आ रही है 3.8 न्यूटन और 4.4 न्यूटन। यानी किसी पिक्चर फ्रेम को हमने हैंग किया हुआ है 2 स्ट्रिंग्स की मदद से, और जिस रॉड के साथ वो 2 स्ट्रिंग्स बांधे हैं वहाँ पे जो दोनों स्ट्रिंग्स में इंडिविजुअली टेंशन प्रोड्यूस हो रही है दैट इज इक्वल टू 3.8 न्यूटन एंड 4.4 न्यूटन रिस्पेक्टिवली। फाइंड क्या करना है हमने, फाइंड द वेट ऑफ द फ्रेम, कि जो फ्रेम है उसका वेट कितना होगा। ये भी आपको मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि टेंशन इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी एंड वेट इज इक्वल टू टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो इसका मतलब है उसी फॉर्मूले की मदद से हम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 स्ट्रिंग्स हैं तो दोनों की स्ट्रिंग्स में जो टेंशन प्रोड्यूस हो रही है उसको हम T1 और T2 अलॉट कर देते हैं। सो गिवन लेटर में लिखेंगे T1 इज इक्वल टू 3.8 न्यूटन एंड T2 इज इक्वल टू 4.4 न्यूटन। अब फाइंड क्या करना है, वेट ऑफ द फ्रेम। वेट ऑफ द पिक्चर फ्रेम इज इक्वल टू, लिखेंगे सिंस वेट इज इक्वल टू टेंशन इन द स्ट्रिंग्स, यानी जब भी हमने स्ट्रिंग के साथ किसी चीज़ को हैंग करना है तो वेट इज इक्वल टू टेंशन या टेंशन इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी होता है। तो वही फार्मूला हम यूज करेंगे कि वेट इज इक्वल टू टेंशन इन द स्ट्रिंग्स। तो इसका मतलब है 2 स्ट्रिंग्स हैं, दोनों की जो टेंशन है उन दोनों को ऐड कर देंगे तो वो टोटल वेट ऑफ द फ्रेम आ जाएगा। सो वेट इज इक्वल टू T1 प्लस T2, सो 3.8 न्यूटन प्लस 4.4 न्यूटन इज इक्वल टू 8.2 न्यूटन। Hence the weight of the frame would be 8.2 Newton. Next question number 8. क्वेश्चन नंबर 8 में भी डायग्राम बना के दिखाई हुई है कि एक स्ट्रिंग के साथ एक ब्लॉक बना हुआ है 5 kg का, और उसके नीचे भी दूसरा स्ट्रिंग है और इसके नीचे वो दूसरा ब्लॉक है 3 kg का। यानी मैसेज ऑफ द 2 बॉडीज A एंड B आर गिवन, दोनों का मैस बताया हुआ है। जो फर्स्ट स्ट्रिंग है उसके साथ जो ब्लॉक है वो 5 kg मैस का है, और जो सेकंड ब्लॉक है उसका जो मैस है वो 3 किलोग्राम दिया हुआ है। अब आपको पता है कि जब हम टेंशन कैलकुलेट करेंगे इसमें हमने क्या फाइंड करना है, इसमें भी टेंशन इन फर्स्ट स्ट्रिंग एंड टेंशन इनटू सेकंड स्ट्रिंग, यानी एक स्ट्रिंग के साथ जो ऊपर वाला स्ट्रिंग है उसमें जब हम टेंशन कैलकुलेट करेंगे तो ऑब्वियसली उसमें 5 kg और 3 kg दोनों के मैसेज इन्वॉल्व होंगे। इसका मतलब है जब हमने T1 की वैल्यू निकालनी है तो वेट ऑफ द बॉडी 1 एंड वेट ऑफ द बॉडी 2, यानी दोनों का वेट निकाल के उसको ऐड करेंगे, क्योंकि W इज इक्वल टू T1 प्लस T2 था। इसी तरह टेंशन इज इक्वल टू W1 प्लस W2 हो जाएगा। तो जब हम T1 की वैल्यू निकालेंगे तो उसमें 5 kg मैस और 3 kg मैस दोनों का जो वेट होगा उसको, यानी वेट ऑफ द बॉडी होता है mg, यानी इसको हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू से मल्टीप्लाई करके दोनों के वेट्स निकाल देंगे। ये W1 बन जाएगा, ये W2 बन जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो वो टोटल टेंशन इन फर्स्ट स्ट्रिंग आ जाएगी यानी T1। और जब हम सेकंड स्ट्रिंग के निकालेंगे यानी 3 kg वाले की, तो इसका मतलब है इसमें टेंशन सिर्फ 3 kg वाली आएगी, क्योंकि ऊपर वाले की टेंशन खत्म हो जाएगी। यानी जब हम T1 की वैल्यू निकालेंगे तो वे W1 प्लस W2 दोनों का निकालेंगे, लेकिन जब T2 की निकालेंगे यानी नीचे वाले स्ट्रिंग की निकालेंगे तो इसमें क्योंकि फर्स्ट वाले स्ट्रिंग की एप्लीकेशन नहीं हो रही उसकी टेंशन इसमें काउंट नहीं करेंगे, लिहाजा उसमें हम सिर्फ जो M2 की वैल्यू है उससे जो वेट निकलेगा उसकी वैल्यू लिखेंगे। कैसे, लेट्स सी। गिवन G इज इक्वल टू 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, किसने लिखा है, क्योंकि हमें वेट ऑफ द बॉडी निकालना है, और वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो G की वैल्यू हमारे पास
बताई नहीं, ये गिवन होती है यानी अंडरस्टूड होती है, तो हमें जी की वैल्यू चाहिए तो हम लिख सकते हैं मैस 1 यानी m1 इज इक्वल टू 5 kg, यानी जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसका जो मैस दिया हुआ है वो 5 kg और सेकंड का दिया हुआ है 3 kg। तो क्योंकि हमने टेंशन फाइंड करनी है तो पहले हम इन दोनों का वेट निकालेंगे और दोनों को फिर ऐड भी करेंगे। सो टू फाइंड T1 एंड T2, T1 इज इक्वल टू W1 प्लस W2, यानी दोनों ऑब्जेक्ट्स का या दोनों मैसेज का पहले वेट निकालेंगे। सो वेट इज इक्वल टू mg होता है, जरा लिखेंगे W1 इज इक्वल टू m1 मल्टीप्लाइड बाई g प्लस W2 इज इक्वल टू m2 इंटू जी। m1 की वैल्यू हमारे पास 5 kg यानी 5 मल्टीप्लाइड बाई g की वैल्यू आ गई 10 प्लस W2 के लिए m2 मल्टीप्लाइड बाई g यानी 3 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो 50 प्लस 30 इज इक्वल टू 80 किलोग्राम। ये आ गई T1 यानी टेंशन इन द फर्स्ट स्ट्रिंग, बिकॉज कि जो फर्स्ट स्ट्रिंग है उसमें दोनों का इम्पैक्ट आ रहा है। अब निकालते हैं नाउ T2 इज इक्वल टू W2, क्योंकि जब हम सेकंड टेंशन निकालेंगे यानी यहाँ से जो हमारी वैल्यू निकलेगी T2, इसमें देखें इसमें नीचे वाला इम्पैक्ट आ रहा है, इसमें टेंशन है, ऊपर वाला चाहे हो या ना हो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा। यहाँ से हमने T1 की वैल्यू निकाल ली और यहाँ से हम T2 की वैल्यू निकालेंगे। तो ऑब्वियस है कि आप पिक्चर देखेंगे कि T2 में सिर्फ जो आपकी नीचे वाली बॉडी यानी 3 kg वाले मैस वाली बॉडी जो है सिर्फ उसका इम्पैक्ट आ रहा है, तो वही लिखेंगे। सो T2 इज इक्वल टू W2 और W2 इज इक्वल टू m2 मल्टीप्लाइड बाई g यानी 3 टाइम्स 10 इज इक्वल टू 30 किलोग्राम। So tension 1 would be 80 kilogram and tension in the second string would be 30 kilogram. Now question number 9. Question number 9 लिखा हुआ है जी, a nut has been tightened by a force of 200 Newton, यानी कोई नट बोल्ट है जिसको हमने टाइट किया यानी उसको क्लॉकवाइज मूवमेंट के साथ हमने उसको टाइट किया with a force of 200 Newton with the spanner, जो स्पैनर यूज किया उसमें यूजिंग 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर, यानी जो लेंथ ऑफ द स्पैनर थी वो थी 10 सेंटीमीटर। किसी नट बोल्ट को हमने टाइट किया है, 200 न्यूटन की फोर्स यूज की है और लेंथ ऑफ द स्पैनर जो यूज हुई है वो है 10 सेंटीमीटर। अब फाइंड क्या करना है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द स्पैनर इफ द फोर्स इज 150 न्यूटन, यानी एक नट बोल्ट जिसको हमने 200 न्यूटन फोर्स के साथ टाइट किया है, जो स्पैनर हमने यूज किया था उसकी लेंथ थी 10 सेंटीमीटर। अगर वही नट बोल्ट जिसको हम दोबारा टाइट करना चाहते हैं और फोर्स जो है वो 200 न्यूटन की बजाय 150 न्यूटन की फोर्स लगाएं, तब हमारे पास लेंथ ऑफ स्पैनर क्या होगी। ये बिल्कुल वैसे ही मैंने अपने या फार्मूला से लिखवाया था, उसमें बताया था कि व्हेन 2 फोर्सेस और 2 लेंथ्स आर गिवन, या 4 में से कोई सी 3 चीज़ें गिवन होंगी तो हम प्रोडक्ट ऑफ द टॉर्क 1 एंड टॉर्क 2 दोनों के प्रोडक्ट यानी क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के फार्मूले की मदद से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वही करेंगे, गिवन में लिखेंगे F1 जो हमें फोर्स गिवन है वो है 200 न्यूटन, यानी जो फर्स्ट फोर्स है जिसके साथ हमें 10 सेंटीमीटर का स्पैनर की लेंथ का यूज कर रहे हैं। सो L1 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट कर लें 10/100 इंटू मीटर यानी 0.1 मीटर। F2 यानी 200 की बजाय अगर हम 150 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करेंगे, व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ द स्पैनर यानी L2 फाइंड करेंगे। सो गिवन डाटा में F1 आ गया, L1 आ गया और F2 आ गया, और टू फाइंड में क्या होगा L2 यानी लेंथ ऑफ द स्पैनर क्या होगी अगर हम 200 न्यूटन की बजाय 150 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करें। सो यूजिंग फार्मूला F2 मल्टीप्लाइड बाय L2 यानी प्रोडक्ट ऑफ द टॉर्क प्रोड्यूस बाय 2, यानी 2 का मतलब है कि सेकंड फोर्स और लेंथ ऑफ द फोर्स, इसी तरह इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ F1 मल्टीप्लाइड बाय L1, यानी जिसको हम यही कहते हैं कि क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, या दूसरे वर्ड्स में मैंने कहा था ये पेस्कल लॉ भी कहलाता है कि जिसमें अगर हमें 4 आइटम्स में से कोई सी 3 आइटम्स दी हो, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा इक्वल होता है, लिहाजा इन 4 वैल्यूज में से कोई सी 3 वेरिएबल्स आपको गिवन हो तो चौथी हम इस फार्मूले की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। वैल्यूज पुट कर देते हैं, F2 इज इक्वल टू 150 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय L2 फाइंड करना है, इज इक्वल टू F1 की वैल्यू गिवन है हमारे पास 200 न्यूटन मल्टीप्लाई
L1 इज इक्वल टू 0.1 मीटर। अब यहाँ से L2 की वैल्यू निकालेंगे, तो लिहाजा ये 150 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। सो 200 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 ओवर 150, कैलकुलेटर से आंसर निकाला। सो L2 इज इक्वल टू 0.133 मीटर आंसर आया। लेकिन अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए हैं उसमें जो रेडियस या लेंथ ऑफ द स्पैनर होती है वो हमेशा सेंटीमीटर में गिवन होती है, लिहाजा इसको अब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। लिहाजा इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो 0.133 मीटर इज इक्वल टू 0.133 मल्टीप्लाइड बाय 100 सेंटीमीटर। मीटर की बजाय 100 सेंटीमीटर आ गया। अब इसका प्रोडक्ट ले लें, 13.33 सेंटीमीटर। हैंस द लेंथ ऑफ द स्पैनर टू प्रोड्यूस a force of 150 न्यूटन would be 13.33 सेंटीमीटर। का मतलब क्या हो गया कि अगर 200 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करेंगे और जो लेंथ ऑफ द स्पैनर 0.1 मीटर था उससे जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, अब अगर वही फोर्स 150 न्यूटन की हो तो अब हमारे पास लेंथ ऑफ द स्पैनर वुड बी 13.33 सेंटीमीटर लॉन्ग। तब दोनों का प्रोडक्ट सेम आए। उम्मीद है समझ आ गया होगा। रिवाइज करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में एंगल गिवन था 30 डिग्री का और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे जो फोर्स लगी है वो भी बताई हुई थी 20 न्यूटन और रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करनी थी। लिहाजा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या एक्स कंपोनेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे, Fx इक्वल टू एफ कॉस थीटा, और वैल्यूज पुट करने के बाद रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टीयरिंग का कपल यानी द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द कपल इज गिवन यानी 50 न्यूटन और रेडियस दिया हुआ है जो स्टीयरिंग का था वो था 16 सेंटीमीटर। जैसे उसको पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे, फिर फाइंड करना है टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय अ कपल ऑफ 50 न्यूटन। तो जो आपको फार्मूला बताया है कि टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द कपल जब भी हमने निकालना होगा फोर्स और डायमीटर का प्रोडक्ट ले लेंगे। क्योंकि रेडियस हमारे पास 0.16 मीटर था, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो डायमीटर आ जाएगा। तो डायमीटर को गिवन फोर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द कपल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में पिक्चर फ्रेम इज हैंग बाय 2 स्ट्रिंग्स। इन दोनों स्ट्रिंग्स को मैंने बना के दिखाया है कि इसमें T1 है 3.8 न्यूटन और सेकंड में टेंशन आ रही है 4.4 न्यूटन। वेट ऑफ द बॉडी निकालना है तो वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू टेंशन इन द स्ट्रिंग। ऐसा 2 थी वैल्यूज तो दोनों का सम ले लेंगे तो वेट ऑफ द बॉडी आ जाएगा 8.2 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 8 में भी इसी तरह एक स्ट्रिंग से 2 ऑब्जेक्ट्स को बांधा है, पहले में 5 kg मैस का और फिर उस स्ट्रिंग आया और फिर उसके नीचे 3 kg मैस का। अब हमने वेट ऑफ द बॉडी टेंशन फाइंड करनी T1 और T2। जब हम T1 की वैल्यू निकालेंगे तो दोनों बॉडीज का वेट लेंगे यानी W1 प्लस W2 और वेट पहले निकालेंगे बाय द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। लेकिन जब हम सेकंड टेंशन यानी T2 की वैल्यू निकालेंगे तो उसमें हम सिर्फ 3 kg मैस वाला ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, क्योंकि जो ऊपर वाला बॉडी है 5 kg मैस वाली वो उसमें उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा। और क्वेश्चन नंबर 9 में फोर्स ऑफ 200 न्यूटन इज अप्लाइड विद अ लेंथ ऑफ द स्पैनर 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। लेकिन अगर हम 200 N की बजाय 150 न्यूटन फोर्स अप्लाई करें तो लेंथ ऑफ द स्पैनर क्या होनी चाहिए? तो हम इसमें ये पैस्कल्स लॉ यूज करेंगे यानी टॉर्क ऑफ द लेंथ 1 एंड लेंथ 2, यानी दोनों से हम टॉर्क निकालेंगे जिसको हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट भी कहते हैं। उसकी मदद से हम इस फार्मूले की मदद से F2 L2 इज इक्वल टू F1 L1 यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे और L2 की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि वो वैल्यू हमारी मीटर में आएगी, बाद में उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि जो लेंथ ऑफ द स्पैनर या जो रेडियस है उसको हमने जो ऐसे ही नोट होता है वो नॉर्मली सेंटीमीटर होता है। उम्मीद समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा वो चैप्टर नंबर 5 से रिलेटेड होगा। तब तक के लिए